एवरीवन, मैं संचिता जैन मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज। हम प्रोवाइड कराते हैं आपको क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, तो आइए और जुड़िए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। आज के सेशन में मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान में ज्योग्राफी का एक चैप्टर जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। आज इस चैप्टर का हम करने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। जी हाँ, बहुत ही कम समय में पूरे चैप्टर का वन शॉट रिवीजन आपको करवाया जाएगा। तो फटाफट से आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आप सभी जो है लाइक कर दें और शेयर भी कर दें और अपने साथ में पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट्स को बता दें क्लास 10th बोर्ड का ज्योग्राफी का चैप्टर खनिज एवं ऊर्जा संसाधन का वन शॉट रिवीजन आ चुका है। चलिए तो फटाफट से अब अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे इस चैप्टर के परिचय के बारे में। जी हाँ, तो परिचय में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। परिचय में सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर के अंतर्गत आते हैं। चलिए तो खनिज, सबसे पहले हम जानेंगे खनिज के बारे में, खनिज क्या होता है। दूसरी बात हम जानेंगे खनिजों की उपलब्धता के बारे में कि हमारे आसपास भारत देश में कौन कौन से खनिज कितनी कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं। खनिजों का वर्गीकरण जानेंगे। जी हाँ, खनिज कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकारों में खनिजों को बांटा गया है। तो देखें, धात्विक खनिज एक प्रकार, दूसरा है लौह खनिज, तीसरा है अलौह खनिज, चौथा है अधात्विक खनिज। जी हाँ, धात्विक खनिज, लौह खनिज, अलौह खनिज और अधात्विक खनिज, यानी कि धात्विक और अधात्विक, लौह और अलौह खनिज। चलिए और देखते हैं। उसके बाद परिचय की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे खनिजों के संरक्षण के बारे में। खनिजों का संरक्षण कैसे किया जाए, खनिजों को कैसे बचाया जाए, किस तरीके से खनिजों का सही उपयोग किया जाए। उसके बाद हम जानेंगे ऊर्जा संसाधन, जो इस चैप्टर में हमें दूसरी नई चीज पढ़नी है। खनिज संसाधन की बात कर ली कि खनिज संसाधन के अंतर्गत ये सारी बातें जाननी है। अब आते हैं अपन ऊर्जा संसाधन की तरफ। तो जानेंगे कि ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या हैं या ऊर्जा के परंपरागत संसाधन क्या हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन किसे कहते हैं, कौन कौन से होते हैं, कितनी मात्रा में, कहां कहां उपलब्ध हैं। उसके बाद जानेंगे परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के बारे में। जी हाँ, तो ये रही बातें अपने ऊर्जा संसाधन की, यानी कि इस चैप्टर में दो प्रमुख बातों के बारे में, दो मुख्य टॉपिक के बारे में हमें जानना है। खनिजों का संसाधन यानी खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन। क्लियर हो गई बात। चलिए तो चैप्टर के परिचय के बारे में अपन ने जानकारी हासिल कर ली। अब बढ़ते हैं अपन चैप्टर की तरफ। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें खनिज, जैसे कि बात अपनी इंट्रोडक्शन में हुई थी, सबसे पहले हमें जानना है खनिज के बारे में। तो खनिज के बारे में जानते हैं। खनिज क्या होता है भाई साहब। तो खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है। खनिज क्या है, खनिज प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज क्या है, खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है, प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। उसके बाद देखें, ये प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं। जी हाँ, कई रूपों में खनिज आपको देखने को मिल जाएंगे प्रकृति में, जिसमें कठोर हीरा व नरम चूना तक शामिल है। कई रूपों की बात करी गई है, यानी कि खनिजों का जो प्रारूप है, कठोर से कठोर लेकर नरम से नरम तक के खनिज पाए जाते हैं। कठोर हीरा से लेकर नरम चूना तक खनिजों में सम्मिलित है। तो ये बात हो गई सिर्फ खनिज की कि खनिज होता क्या है। अब देखें खनिजों की उपलब्धता के बारे में जानते हैं। देखें, सामान्यतया खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। सामान्यतया खनिज किन में पाए जाते हैं, अयस्कों में पाए जाते हैं। अब देखें भाई, अयस्क क्या कहलाता है, अयस्क क्या कहलाता है। अब आप पूछेंगे कि खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं, पर अयस्क क्या होता है। तो जान लेते हैं अपन यहाँ पे कि अयस्क क्या होता है। अयस्क
किसी भी खनिज में अन्य अवयवों या तत्वों का मिश्रण, क्या बात कही गई है, किसी भी खनिज में अन्य अवयवों या तत्वों का मिश्रण या संचयन क्या कहलाता है, अयस्क कहलाता है। उसके बाद देखें, खनिज प्रायः निम्न शैल समूहों से प्राप्त होते हैं। खनिज कैसे प्राप्त होते हैं, निम्न शैल समूहों से प्राप्त होते हैं। देखें, आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में शैल समूह यानी कि चट्टानें, चट्टानों को ही शैल कहा जाता है, चट्टानों का ही पर्यायवाची होता है शैल। तो आग्नेय चट्टानें और कायांतरित चट्टानें दो चट्टानों के नाम दिए, यानी कि दो शैलों के नाम दिए हुए हैं। आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व विद्रों में मिलते हैं, यानी कि आग्नेय और कायांतरित चट्टानों की दरारों में, जोड़ों में, भ्रंशों में या विद्रों में खनिज मिलते हैं। ठीक है, छोटे जमाव शिराओं के रूप में और वृहत जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। या तो छोटी छोटी परतें पाई जाएंगी या बड़ी बड़ी परतें भी पाई जा सकती हैं। जैसे कि आग्नेय या कायांतरित चट्टानों में पाए जाने वाले कौन कौन से खनिज हैं, तो वो हैं जस्ता, तांबा, जिंक और शीशा है। कौन कौन से हैं, जस्ता है, तांबा है, जिंक है और शीशा है। फिर देखें, अनेक खनिज अवसादी चट्टानों के अनेक खनिज संस्तरों में पाए जाते हैं। कुछ खनिज अवसादी चट्टानों के संस्तरों में भी पाए जाते हैं। तो अवसादी चट्टानों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां से आपसे सवाल बन सकता है किस चट्टान में कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो अवसादी चट्टान में कौन से खनिज पाए जाते हैं, कोयला पाया जाता है, जिप्सम पाया जाता है, पोटास पाया जाता है और नमक। कौन कौन से, कोयला, जिप्सम, पोटाश और नमक पाया जाता है किनमें, अवसादी चट्टानों में। और आग्नेय और कायांतरित चट्टानों की बात हुई थी भाई साहब सबसे पहले। आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में क्या पाया जाता है, जस्ता, तांबा, जिंक और शीशा पाए जाते हैं आग्नेय चट्टानों में और कायांतरित चट्टानों में। तो ये बात हो गई कि कौन कौन से शैल समूहों में, यानी कि कौन कौन सी चट्टानों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। उसके बाद देखें, धरातलीय चट्टानों की बात करें, तीसरा प्रकार आ गया अपने सामने। धरातलीय चट्टानों के अपघटन से भी खनिजों का निर्माण होता है। जो चट्टानें धरातल पर पाई जाती हैं, तो धरातलीय चट्टानों के अपघटन से, अपघटन का मतलब क्या होता है भाई, टूटने फूटने से। तो धरातलीय चट्टानों के अपघटन से भी खनिजों का निर्माण होता है। और चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपर्दन के पश्चात, चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपर्दन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं, जैसे कि बॉक्साइट। अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं जैसे कि बॉक्साइट। तो धरातलीय चट्टानों में हमें मिल जाता है कौन सा खनिज, बॉक्साइट मिल जाता है। उसके बाद देखें, पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में, ये पहाड़ियों का जो आधार है, ठीक है, तो पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी, जलोढ़ मृदा का जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। और ये किस नाम से जाने जाते हैं, प्लेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। प्लेसर निक्षेप किसे कहा जाता है, ध्यान से सुनिएगा। प्लेसर निक्षेप किसे कहा है, प्लेसर निक्षेप किसे कहा है कि पहाड़ियों के आधार या घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। ये निक्षेप प्लेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि देखें भाई साहब, सोना, चांदी, टिन और प्लेटिनम, ये सारी धातुएं हैं। कौन कौन सी धातुएं, बहुमूल्य धातु हैं। सोना, चांदी, टिन और प्लेटिनम, इस प्रकार के बहुमूल्य धातु खनिज, धात्विक खनिज कहाँ पे मिल रहे हैं भाई साहब, पहाड़ियों के आधार तथा घाटी रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में पाए जाते हैं। क्लियर हुई यहाँ तक की बातें? यहाँ तक किसी को कोई समस्या अगर हो तो फटाफट से आप जो है कमेंट में बता सकते हैं। और हाँ भाई, जितने भी लोग जुड़ते जा रहे हैं अभी, लाइक शेयर करते जाना है, सभी को लाइक शेयर करते जाना है आज के सेशन को। चलिए तो देखते हैं फिर आगे। अब देखें और कहां कहां पाए जाते हैं खनिज, महासागरीय जल में। जी हाँ,
महासागरीय जल में भी खनिज पाए जाते हैं। आप ये सब चीजें जो मैं बता रही हूँ आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि भाई पहाड़ों के नीचे कहाँ पाए जाते हैं, धरातलीय चट्टानों में कैसे पाए जाते हैं, महासागर में भी खनिज पाए जाते हैं। जी हाँ, महासागर में भी पाए जाते हैं। तो महासागर में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, जैसे कि नमक। नमक कहाँ से मिलता है भाई साहब? हमें समुद्र से मिलता है भाई, खेती नहीं होती नमक की, ठीक है। तो महासागरीय जल में भी सामान्य नमक पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है और ब्रोमाइन, ये सब महासागरीय जल से हमें प्राप्त होते हैं। फिर देखें, खनिजों का 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है यहाँ पे, ठीक है। खनिजों को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन से भाग बताए यहाँ पे? धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। तो देखें, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम धात्विक खनिजों के बारे में बात करें तो इस खनिज में धातु होती हैं। धात्विक खनिज में क्या होता है? धात्विक खनिज में जो है धातुएं होती हैं, और धातुएं भी 3 प्रकार की होती हैं। धात्विक खनिज भी 3 प्रकार के होते हैं। देखें वो कौन कौन से होते हैं धात्विक खनिज 3 प्रकार के। तो पहला है यहाँ पे लौह खनिज। पहला क्या है? लौह खनिज। देखें इसको भी, तो लौह खनिज जो है इनसे क्या प्राप्त किया जाता है? लोहा प्राप्त किया जाता है। लौह खनिज, दूसरा पॉइंट देखें, लौह खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान करते हैं। क्या बात कही गई है? लौह खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान करते हैं। उसके बाद देखें, ये धातु शोधन उद्योगों के विकास को मजबूत आधार प्रदान करता है। कौन? लौह खनिज। धातु शोधन उद्योगों के विकास को लौह खनिज जो है क्या प्रदान करता है? एक मजबूत आधार प्रदान करता है। जो उद्योग धातु शोधन का काम करते हैं, जिन उद्योगों में धातुओं का शोधन किया जाता है, उनको आधार प्रदान करने का काम करता है लौह खनिज। तो ये बात हो गई अपनी लौह खनिज से संबंधित बात हो गई। देखें भाई, यहाँ पर मानचित्र में भी देखें, भारत के मानचित्र में कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि आप देखें, सबसे पहले अपन मानचित्र को समझ लेते हैं कि कहां कहां कौन से खनिज की स्थिति दर्शाई गई है। तो यहाँ पे आप देखें, लौह अयस्क की बात चल रही है। लौह अयस्क का क्षेत्र, ये इस तरीके की आपको जो स्लेटी रंग में लाइनिंग वाला क्षेत्र दिख रहा होगा, वो लौह अयस्क का क्षेत्र है। जैसे कि ये वाला क्षेत्र देखें, ये देखें भाई, मयूरभंज, गुआ, केंदुझर, ये सब उड़ीसा के क्षेत्र हैं। उड़ीसा में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? लौह अयस्क पाया जाता है। ये वाला देखें भाई, बेलाडीला, चंद्रपुर, ये देखें भाई दुर्ग, ये सब छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं। मैकाल, यहाँ पे क्या पाया जा रहा है? लौह अयस्क पाया जा रहा है। फिर देखें इधर पे देखें, रत्नागिरी, गोवा, मारमा गोवा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर देखें साउथ की तरफ देखें, कर्नाटक की तरफ, यहाँ पर भी अपन को लौह अयस्क का क्षेत्र नजर आता है। उसके बाद लौह अयस्क की खानों के बारे में बात करें, जो लाल रंग का त्रिकोण आपको दिख रहा है, कैसा त्रिकोण बनाया हुआ है? कुछ इस तरीके का त्रिकोण है, जहां पे लौह अयस्क की खदानें आपको दिख रही होंगी, ठीक है। तो देखें इसको भी, लौह अयस्क की खदानों के बारे में हम बात करें, कहां कहां दिख रही हैं आपको? ये देखें, गुआ, केंदुझर, मयूरभंज, दुर्ग, बेलाडीला, चंद्रपुर, फिर यहाँ पे रत्नागिरी, गोवा, बल्लारी, चित्रदुर्ग, कुद्रेमुख, चिकमंगलूर, ये सब देखें आप, तुमकुरु, ये सब क्या है? ये सब क्या है? लौह अयस्क की खानें हैं, ठीक है। उसके बाद लौह अयस्क निर्यातक पत्तन की बात करें, यानी कि लौह अयस्क का निर्यात जिन पत्तन का मतलब होता है बंदरगाह, जिन बंदरगाहों से लौह अयस्क को निर्यात किया जाता है, उनको कुछ इस तरीके से दिखाया गया है। देखें, जैसे कि यहाँ पे एक काले रंग का जो स्क्वायर दिख रहा है, जहां से जैसे कि मंगलुरु आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये देखें मंगलुरु की स्थिति देखें, काले रंग से दर्शाया गया है। काले रंग का आपको चौकोर दिख रहा होगा। मंगलुरु का क्षेत्र आप देखें ये देखें, ये क्या है? लौह अयस्क का, जहां से निर्यात किया जाता है, मंगलुरु, ठीक है। वो चीजें बताई जा रही है, वो बंदरगाहों के नाम बताए जा रहे हैं जहां से लौह अयस्क का निर्यात यानी कि दूसरी जगह को भेजे जाते हैं। मंगलुरु, ये देखें मारमा गोवा, ठीक है। ये देखें भाई विशाखापट्टनम, ये देखें पाराद्वीप। आई बात समझ में?
उसके बाद देखें अगली चीज क्या बताई गई, मैग्नीज। भाई एक सुंदर सी डिजाइन है मैग्नीज को दर्शाने की। ये देखें भाई मैग्नीज को कुछ इस तरीके की डिजाइन से, थोड़ा सा एक फूल जैसी डिजाइन से दर्शाया गया है। तो यहाँ देखें आप, ये सुंदरगढ़ का जो एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ पे केंदुझर मैग्नीज पाया जा रहा है। उसके बाद और ढूंढे, ये देखें शिमोगा, कुद्रेमुख, यहाँ पर देखें और ढूंढे भाई कहाँ है, इतनी जगह पर। बालाघाट, हाँ भाई मैग्नीज बालाघाट मध्य प्रदेश में, मलाज खंड में, ठीक है। नागपुर वाला जो एरिया आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये देखें बालाघाट नागपुर वाला एरिया, ये सब चीजें देखें आपको किस चीज की दिख रही हैं, मैग्नीज यहाँ पर पाया जाता है। उसके बाद भाई बॉक्साइट को ढूंढें, बॉक्साइट को देखें, एक इस तरीके का आपको स्क्वायर बना है, उसके अंदर इस तरीके की डिजाइन बनी हुई है गोले में, ठीक है। तो अब देखें भाई कौन सा एरिया देखना है अपन को, अब देखना है अपन को बॉक्साइट का। ध्यान दीजिएगा बॉक्साइट कहाँ है, ये देखें ऊपर से देखें सबसे पहले कटनी, उसके बाद ये देखें अमरकंटक के क्षेत्र पे, बिलासपुर के क्षेत्र पे, मैकाल पे, कोरापुट पे, इतनी जगह अपन को जो है बॉक्साइट नजर आता है। क्लियर। उसके बाद अभ्रक की बात करें, स्टार बना है अभ्रक में, अभ्रक देखें अजमेर, बेवर राजस्थान का क्षेत्र है, ये गया बिहार का क्षेत्र, हजारीबाग ये सब झारखंड, बिहार और झारखंड। उसके बाद नेल्लोर, ये देखें तमिलनाडु में नेल्लोर, इतनी जगहों पर क्या पाया जाता है, अभ्रक पाया जाता है। क्लियर हो गई बात यहां तक की। तो मानचित्र देख के आपको समझ में आ गया होगा कि भाई साहब कौन सा खनिज कहाँ कहाँ पाया जाता है। इतनी बातें हो गई। अब देखें आगे बढ़े, लौह खनिजों की बात अपन कर रहे थे, धात्विक खनिज की बात कर रहे थे। धात्विक खनिज 3 प्रकार के पड़े थे, लौह खनिज की बात चल रही थी। अब हम जानेंगे लौह अयस्क के बारे में। भाई लौह अयस्क के बारे में लौह अयस्क क्या है, तो लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ है। जी हाँ, लोहे पर ही सारे उद्योग निर्भर करते हैं, क्योंकि उद्योग कैसे चलते हैं, मशीनों से। उद्योगों में निर्माण कार्य कैसे होता है, मशीनों से। मशीनों का निर्माण किससे होता है, लोहे से। लोहा नहीं होगा मशीनें कैसे बनेगी, मशीनें नहीं होगी उद्योगों में काम कैसे होगा, ठीक है। तो लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ है। उसके बाद देखें मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट लौह अयस्क का नाम है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। मैग्नेटाइट कैसा है, सबसे अच्छा लौह अयस्क है जिसमें 70% लोहांश पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 70% लोहा पाया जाता है, लोहे का 70% अंश पाया जाता है। फिर उसके बाद हेमेटाइट दूसरा लौह अयस्क है हेमेटाइट। तो हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है, सबसे महत्वपूर्ण है, और मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का है। और तो हेमेटाइट जिसका अधिकतम मात्रा में उपभोग हुआ है, किंतु इसमें लोहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी कम होती है। तो मैग्नेटाइट में जो है सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है और हेमेटाइट में मैग्नेटाइट से थोड़ा सा कम लोहा पाया जाता है, यानी कि 50 से 60% पाया जाता है, और इसमें कितना पाया जाता है, 70% तक लोहांश पाया जाता है। क्लियर हो गई बात। अब देखें भारत उच्च कोटि के लोहांश युक्त लौह अयस्क में धनी है। भारत की बात हो रही है, भारत जो है उच्च कोटि के यानी कि सबसे उच्च कोटि का लौह अयस्क पाया जाता है। और भारत में प्रमुख लौह अयस्क की पेटियों के बारे में बात करें, ठीक है, भारत में लौह अयस्क की पेटियों के बारे में बात करें, लौह अयस्क क्षेत्र या लौह अयस्क खानों की बात करें। अभी मानचित्र में देखा था उड़ीसा और झारखंड की पेटी, उड़ीसा और झारखंड की पेटी। देखें भाई साहब इधर का क्षेत्र देखें, उड़ीसा और झारखंड की पेटी। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। ये देखें भाई कहाँ गया, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी छत्तीसगढ़ में। उसके बाद कर्नाटक में बेलारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर तुमकुर पेटी, कर्नाटक का एरिया जो अपन ने देखा था। देखें चित्रदुर्ग चिकमंगलूर बेल्लारी, ये सब क्या है, ये सब क्या है, लौह अयस्क की पेटियां हैं। उसके बाद देखें गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में महाराष्ट्र गोवा पेटी। ये देखें भाई रत्नागिरी गोवा
महाराष्ट्र गोवा क्षेत्र में क्या है भाई, लौह अयस्क की पेटियां हैं। तो क्या बात कही गई है कि भारत उच्च कोटि के लोहांश युक्त लौह अयस्क में धनी है। और भारत में प्रमुख लौह अयस्क की पेटियां कौन कौन सी हैं, उड़ीसा झारखंड की पेटी यहाँ पे देखी अपन ने, उसके बाद छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में दुर्ग बस्तर चंद्रपुर की पेटी ठीक है, कर्नाटक में बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर तुमकुर पेटी, ये थी तुमकुर पेटी इधर थी, ठीक है। फिर गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी में, ये है भैया रत्नागिरी महाराष्ट्र गोवा पेटी। तो ये जगह हो गई भाई भारत में लौह अयस्क कहाँ कहाँ पाया जाता है। अब देखें मैग्नीज की बात करें, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट खनिज है मैग्नीज। जी हाँ, मैग्नीज की बात करें मैग्नीज, तो इसका मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। मैग्नीज का उपयोग इस्पात के निर्माण में किया जाता है और इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, मैग्नीज का क्या क्या उपयोग है, ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है, कीटनाशक दवाएं व पेंट बनाने में किया जाता है। और भारत में उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। जी हाँ, अभी अपन ने मैप में देखा था, उड़ीसा जो है मैग्नीज का, ये देखें भाई, उड़ीसा जो है मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है ठीक है। तो ये बात हो गई अपनी मैग्नीज के बारे में। उसके बाद देखें अलौह खनिज, वो लौह खनिज देखे थे, अब अलौह खनिज क्या होते हैं। अलौह खनिज, लोहा शामिल नहीं होता जिनमें, अलौह शब्द से ही स्पष्ट है जिनमें लोहे की मात्रा ना हो, तो ऐसे खनिज जिनमें लोहा शामिल नहीं होता है उन्हें अलौह खनिज कहते हैं। और इनका उपयोग धातु शोधन, इंजीनियरिंग व विद्युत उद्योगों में महत्वपूर्ण होता है। कहाँ कहाँ होता है अलौह खनिजों का उपयोग, धातु शोधन, इंजीनियरिंग और विद्युत उद्योगों में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और अलौह खनिजों के उदाहरण क्या क्या हैं भाई साहब, अलौह खनिज जिनमें लोहा शामिल नहीं होता है तो वो है तांबा, बॉक्साइट, सीसा व सोना। कौन कौन से हैं, तांबा है, बॉक्साइट है, सीसा है और सोना है। क्लियर यहाँ तक की बातें। चलिए अब चलते हैं आगे। अब देखें तांबा के बारे में, अलौह धातुएं यानी कि जिनमें लोहा नहीं पाया जाता है। तांबा के बारे में अब अपन जाने तो पहली बात तांबा के बारे में क्या कही गई है कि ये घातवर्ध है, यानी कि घातवर्ध धातुएं क्या कहलाती हैं, जिनको ठोकने पर, पीटने पर आवाज उत्पन्न होती हो, तो घातवर्ध है। तांबा में जब आप कुछ भी मारेंगे, ठीक है, आवाज करेगा वो, ठीक है, ये पेन है, आप तांबा में मारेंगे, ठीक है, तांबा को ठोकेंगे तो आवाज करेगा, तो घातवर्ध है। तन्य यानी कि जिसे ताना जा सके, खींचा जा सके, ठीक है उसके बाद ताप सुचालक होने के कारण, यानी कि ताप का सुचालक, विद्युत का सुचालक होता है तांबा, घातवर्ध होता है, तन्य होता है, ताप का सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली के तार बनाने में किया जाता है। किसमें किया जाता है, तांबे का उपयोग बिजली के तार बनाने में किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है और रासायनिक उद्योगों में भी तांबा का उपयोग किया जाता है और बर्तन बनाने में भी तांबा का उपयोग किया जाता है फिर देखें तांबा कहाँ कहाँ हमें मिलता है, तांबा कहाँ कहाँ मिलता है इस बारे में जानते हैं। तो मध्य प्रदेश की, जी हाँ, मध्य प्रदेश की बालाघाट की खदानें, बालाघाट में, मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक जगह है, कौन सी जगह है भाई, मलाज खंड। कौन सी जगह है, मलाज खंड है, जो कि तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की बालाघाट की खदानें झारखंड का सिंहभूमि जिला, कौन सा, झारखंड का सिंहभूमि जिला, और राजस्थान की खेतड़ी खदानें, राजस्थान में खेतड़ी खदानें हैं जो कि तांबे की प्रमुख उत्पादक हैं। कौन कौन सी बात कही गई है, मध्य प्रदेश की बालाघाट की खदानें, झारखंड का सिंहभूमि जिला और राजस्थान की खेतड़ी खदानें तांबे की प्रमुख उत्पादक हैं। मध्य प्रदेश में मलाज खंड क्षेत्र जो है, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले का मलाज खंड क्षेत्र तांबा उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। उसके बाद आ जाओ भाई तांबा की बात कर रहे थे अपन, मध्य प्रदेश का बालाघाट, ये देखें भाई मध्य प्रदेश का बालाघाट।
फिर झारखंड, झारखंड का यहाँ पे आप देखें यहाँ कहीं सिंहभूमि स्थित है। और राजस्थान की खेतड़ी खदान है, राजस्थान, राजस्थान में खेतड़ी खदान है। ठीक है, कौन सी खदान है? राजस्थान में खेतड़ी खदानें जो हैं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये बात हो गई अल्लाह खनिज तांबा की। ठीक है, उसके बाद देखें बॉक्साइट की बात करें। बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट की बात करें तो एल्यूमिनियम क्ले कैसा दिखता है? एल्यूमिना क्ले जैसा दिखने वाला पदार्थ बॉक्साइट होता है, जिससे बाद में एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है? जिससे बाद में एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। और एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है, क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ, एल्यूमिनियम में लोहे जैसी शक्ति होती है, तो लोहे जैसी शक्ति के साथ, लेकिन लोहे जैसी भारी नहीं होती, बहुत हल्की होती है। आपने देखा होगा आपके घर में एल्यूमिनियम के अगर बर्तन हो या कोई भी सामग्री हो, तो एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है, क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्की, सुचालक भी होती है और इसमें अधिक घातवर्धता भी पाई जाती है, यानी कि इसको ठोकने पीटने पर इसमें भी आवाज आती है। उसके बाद देखें भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार। भारत में बॉक्साइट कहाँ मिलता है? अमरकंटक के पठार। कहाँ है अमरकंटक के पठार? मध्य प्रदेश में है भाई साहब। ठीक है, तो भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ियां कहाँ है? अमरकंटक में ही है। तथा बिलासपुर कटनी के पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्या? बॉक्साइट। कहाँ है बॉक्साइट? ये देखें भैया, ये रहा बॉक्साइट। ठीक है, ये रहा बॉक्साइट। ऐसा चौकोर सा एक डब्बा है, उसके अंदर एक इस तरीके का गोला बना है और ये है। तो देखें भाई बॉक्साइट पर लोकेशन देखें, ये देखें कटनी की बात करी थी अपन ने, अमरकंटक की बात करी थी, मैकाल की बात करी थी, बिलासपुर की बात करी थी और ये है कोरापुट। ये इतने जो क्षेत्र हैं, ये जो इतने क्षेत्र हैं वो कौन से क्षेत्र हैं? बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र के नाम से जो है जाने जाते हैं। क्लियर? चलिए, तो ये बात हो गई भाई पूरी की पूरी अपनी बॉक्साइट की। अब देखें आगे अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? ऐसे खनिज जिनमें धातु नहीं होती है। अधात्विक खनिज, ऐसे खनिज जिसमें धातु नहीं होती, उन्हें अधात्विक खनिज कहा जाता है। पहला अधात्विक खनिज कौन सा है? अभ्रक है। पहला अधात्विक खनिज कौन सा है? अभ्रक। वो खनिज जो धातुओं में नहीं गिने जाते, अधातु होती है, वो क्या कहे जाएंगे? अधात्विक खनिज कहे जाएंगे। उसमें पहला खनिज है अभ्रक। ठीक है, अभ्रक की बात करें तो अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों अथवा पत्रण क्रम में पाया जाता है, प्लेट के रूप में पाया जाता है। अभ्रक खनिज आप देखेंगे तो प्लेट जैसी संरचना आपको उसकी दिखेगी। तो अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों अथवा पत्रण क्रम में पाया जाता है। अब ये होता कैसा है अभ्रक, इस बारे में अपन जान लें तो यह है पारदर्शी। पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार देखा जा सके। एक ऐसी पतली प्लेट होती है जो पारदर्शी होती है, यानी कि ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है, काले, हरे, लाल, पीले अथवा भूरे रंग का होता है। अभ्रक अलग अलग रंगों में पाया जाता है, काला, हरा, लाल, पीला, भूरा रंग में पाया जाता है। ठीक है, अधातु है अभ्रक, धातु नहीं है। अधात्विक खनिजों की बात कर रहे हैं, अभी अपन ने धातुओं की बात करी थी, अब अपन अधातुओं की बात कर रहे हैं। तो अभ्रक को ढूंढे भाई साहब, ये है भैया, जहां जहां स्टार लगा है वो है अभ्रक। ये देखें नेल्लोर, आंध्र प्रदेश। जी हाँ, आंध्र प्रदेश, भारत में सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में अभ्रक पाया जाता है। ये देखें नेल्लोर। और देखें झारखंड में आ जाओ, ये गया, हजारीबाग। और कहाँ आ जाए? राजस्थान में आ जाओ, बेवर और अजमेर। ये मिला अपन को हर जगह स्टार। कहाँ कहाँ? नेल्लोर आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में अजमेर बेबर में, और इधर गया हजारीबाग में। ठीक है, अभ्रक की बात हो गई। अब आगे बढ़े, देखें अभ्रक में ही आगे देखें तो इसकी सर्वोच्च पराविद्युत शक्ति, ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक, विंस वाहन के गुण और उच्च वोल्टेज के प्रतिरोधिता के कारण अभ्रक जो है विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले अपरिहार्य खनिजों में से एक है। और देखें तो छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी पठार किनारा, यानी कि ये वाला जो भाग है,
ठीक है। बिहार झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी अभ्रक के अग्रणी उत्पादक हैं। और देखें राजस्थान के अजमेर, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर अभ्रक पेटी भी देश की महत्वपूर्ण अभ्रक उत्पादक पेटी है। कहां कहां देखा अपन ने? गया, हजारीबाग, नेल्लोर आंध्र प्रदेश, राजस्थान में अजमेर बेवर में। ठीक है, ये हो गई अभ्रक की पेटियां। उसके बाद देखें चूना पत्थर की बात करें। चूना पत्थर भी एक अधातु है, अधात्विक खनिज है चूना पत्थर भी। तो चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर की बात हो रही है तो चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। चूना कहाँ पाया जाता है? चूना की बात हो रही है, अधात्विक खनिज की बात हो रही है, तो चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। आगे बात करें, चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल होता है। जी हाँ, सीमेंट उद्योग का आधारभूत कच्चा माल क्या होता है? आपसे सवाल पूछा जाए सीमेंट उद्योग का आधारभूत कच्चा माल बताइए तो आप सीधा लिख देंगे चूना पत्थर। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल होता है और लौह प्रगलन की भट्टियों के लिए अनिवार्य है। कौन सा? चूना पत्थर जो है इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गई यहां तक की बात। उसके बाद देखें खनिजों का संरक्षण क्यों हो? भाई खनिजों का संरक्षण क्यों किया जाए? खनिजों के संरक्षण की बात आ गई। अभी तक अपन ने खनिज जाने, अब खनिज का संरक्षण क्यों आवश्यक है भाई साहब? क्यों किया जाए खनिजों का संरक्षण? तो देखें खनन योग्य निक्षेप की कुल राशि असार्थक अंश है। क्या बात कही गई है? खनन योग्य निक्षेप की कुल राशि असार्थक अंश है, अर्थात भूपर्पटी के मात्र 1% भाग पर, कितने? भूपर्पटी के मात्र 1% भाग पर खनन योग्य जो है जमीन पाई जाती है। और खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रियाएं भी बहुत धीमी है, खनिज आसानी से नहीं बनता है। तो खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रियाएं इतनी धीमी हैं कि उनके वर्तमान उपभोग दर की तुलना में उनके पुनर्भरण की दर जो है अपरिमित रूप से थोड़ी है, यानी कि कम है। इसीलिए खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीकरणीय योग्य है। अनवीकरणीय संसाधन क्या कहलाते हैं? ऐसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के पश्चात पुनः उपयोग ना किया जा सके। तो अब जिन संसाधनों का आप एक बार उपयोग कर लेते हैं और उनका दूसरी बार उपयोग आप ना कर पाए तो भाई ऐसे संसाधन तो सीमित होंगे, तो इसलिए उनका संरक्षण आवश्यक होगा। ठीक है, और खनिज बनने की प्रक्रिया भी बहुत धीमी है, कई सालों में, कई हजारों वर्ष में खनिजों का निर्माण हो पाता है। ठीक है, और भविष्य में खनिजों की उपलब्धता बनी रहे, इसीलिए खनिजों का संरक्षण करना जरूरी है कि निकट भविष्य में भी खनिज की उपलब्धता बनी रहे, इसलिए खनिजों का संरक्षण करना आवश्यक है। तो खनिजों का संरक्षण इसलिए किया जाना चाहिए। यहां से आपसे सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। अब देखें आगे, खनिजों का संरक्षण कैसे हो, क्यों हो तो बात कर ली कि भाई ये कारण है खनिजों के संरक्षण करने के। अब खनिजों का संरक्षण क्यों किया जाना चाहिए उस बारे में भी जान लेते हैं। तो देखें, खनिज संसाधनों को सुनियोजित एवं सतत पोषणीय ढंग से, क्या बात कही गई है? खनिज संसाधनों को सुनियोजित एवं सतत पोषणीय ढंग से, यानी कि हम तो उन खनिजों का उपयोग करें ही, साथ ही साथ हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी उन खनिज संसाधनों का उपयोग कर पाए। तो खनिज संसाधनों को सुनियोजित एवं पोषणीय ढंग से प्रयोग करने के लिए एक तालमेल युक्त प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखें, निम्न कोटि के अयस्कों का कम लागतों पर प्रयोग करने के लिए, निम्न कोटि के जो अयस्क हैं उनका अगर हमें कम लागत पर उपयोग करना है, कि उपयोग ऐसा किया जाए कि उनको उपयोग करने में ज्यादा खर्च ना हो, तो निम्न कोटि के अयस्कों का कम लागतों पर प्रयोग करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का सतत विकास करते रहना होगा। और देखें तो धातुओं का पुनः चक्रण किया जाए, यानी कि पुनः उपयोग हेतु बनाया जाए। रद्दी धातुओं का प्रयोग तथा अन्य
प्रतिस्थापनों का प्रयोग भी किया जाए, यानी कि अगर किसी धातु के स्थान पर कुछ दूसरी चीज उपयोग में लाई जा सकती है तो उस चीज का उपयोग किया जाए। इस तरीके से हम खनिजों का संरक्षण कर सकते हैं। खनिजों का संरक्षण क्यों हो और कैसे हो, दो बातें अपन ने सीख ली। अब देखें ऊर्जा संसाधन की बात करें। अब हम किसकी बात करेंगे? ऊर्जा संसाधन की बात करेंगे। तो क्या है भाई ऊर्जा संसाधन? देखें, खाना पकाने में, रोशनी व ताप के लिए, गाड़ियों के संचालन के लिए, उद्योगों में मशीनों के संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता कहाँ कहाँ होती, कहाँ नहीं होती भैया? हर जगह ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कहाँ कहाँ? खाना पकाने में, ठीक है, रोशनी व ताप के लिए, गाड़ियों के संचालन में, उद्योगों में, मशीनों के संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। और ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है? ऊर्जा का उत्पादन ईंधन खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम तथा विद्युत से किया जाता है। ऊर्जा का उत्पादन कैसे किया जाता है? ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है ईंधन खनिजों से। कोयला, ईंधन खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, विद्युत से ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। अपन देखो, कोयले की सहायता से भोजन बना सकते हैं, बिजली बना सकते हैं। पेट्रोलियम की सहायता से अपने वाहन चलते हैं। प्राकृतिक गैस अपन उपयोग में लाते हैं। यूरेनियम, विद्युत, ये सभी क्या है? ऊर्जा के साधन है। क्लियर हो गई बात? उसके बाद देखें, ऊर्जा संसाधनों को वर्गीकृत भी किया गया है। ऊर्जा संसाधन को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से वो दो प्रकार हैं? पहला प्रकार है परंपरागत साधन। पहला प्रकार कौन सा है? परंपरागत साधन है। परंपरागत साधन क्या होते हैं भाई? परंपरागत साधनों में लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत सम्मिलित हैं। क्या समझ में आता है इसको देख के? लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, विद्युत, इनको देख के आपको इनका नाम सुन के क्या समझ में आता है? ऐसे संसाधन हैं। लकड़ी एक बार यूज कर ली आपने, जला ली, काम खत्म। उपले यानी कि गोबर के कंडे जल गए, काम खत्म, राख बन गए। कोयला जल के राख बन गया। पेट्रोलियम जल के हवा में उड़ गया, फूक गया, ठीक है। प्राकृतिक गैस, विद्युत, सब खत्म, एक बार उपयोग कर लिया और खत्म। तो परंपरागत संसाधन, ऊर्जा के परंपरागत संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जिनका एक बार उपयोग करने के पश्चात दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता, और इन्हीं को अनवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हीं को अनवीकरणीय संसाधन भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात करें, गैर परंपरागत साधन की अब हम बात करें, दूसरी बात करें, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो गैर परंपरागत साधनों में सौर, पवन, ज्वारीय, भूतापीय, बायोमास तथा परमाणु ऊर्जा शामिल किए जाते हैं। गैर परंपरागत साधनों की बात हो रही है। गैर परंपरागत साधनों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस तथा परमाणु ऊर्जा शामिल किए जाते हैं। अब इनको पढ़ के क्या समझ में आता है? यानी कि वे संसाधन, क्या सूर्य की ऊर्जा कभी खत्म होती है? नहीं होती। क्या हवा की ऊर्जा कभी खत्म होती? नहीं होती। भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा कभी खत्म ना होने वाली ऊर्जाएं हैं ये, ठीक है। तो ऊर्जा के ऐसे संसाधन जिनको एक बार प्रयोग कर लेने के पश्चात हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, उन्हें कहा जाता है ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन या साधन। और इन्हीं को नवीकरणीय संसाधन भी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि परंपरागत साधन को नवीकरणीय और गैर परंपरागत साधन को अनवीकरणीय और गैर परंपरागत संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। अब देखें, ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों में एक एक संसाधन को अपन जानते हैं। देखें भाई, कोयला, ये देखो भाई, कोयला की खदान है, मजदूर, मशीन सब एकदम खदानों में जुटे हुए हैं। चारों तरफ सिर्फ काला काला कोयला ही दिख रहा है। बहुत खतरनाक काम होता है भाई खनिजों की खदानों में काम करना, ठीक है। कोयला, कोल माइंस दिख रही है यहाँ पे आपको। तो भारत में कोयला बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। जी हाँ, कोयले का निर्माण कैसे होता है? जीवों के अवशेषों से होता है। कई हजार वर्ष लग जाते हैं इसके निर्माण होने में। तो भारत में कोयला जो है बहुतायत में, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में
पाया जाने वाला एक जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन तथा उद्योगों, किसका? कोयले का उपयोग ऊर्जा उत्पादन में, उद्योगों और घरेलू जरूरतों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखें कोयले का निर्माण पादप पदार्थों, पादप यानी कि पौधे के लाखों वर्षों तक संपीड़न से हुआ है, यानी कि इनके अवशेषों से हुआ है। क्लियर हो गई बात? तो ये हो गई पूरी की पूरी बात कोयला की। कोयला क्या है, कोयला का उपयोग कहां होता है, कोयला कैसे बनता है। उसके बाद देखें कोयले की ही बात करें तो संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है। यानी कि कोयला का निर्माण कितने कितने टाइम में किस किस तरीके से हो रहा है, कितनी मात्रा में कितने कोयले का संपीड़न हो रहा है, कितनी गहराई पर कौन सा कोयला पाया जा रहा है, कितने समय तक कौन सा कोयला दबा रहा, उसके आधार पर कोयले के भी अलग अलग रूप, अलग अलग प्रकार जो है हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि देखें पीट कोयला, पीट प्रकार है भाई, रूप है। पीट दलदलों में क्षय होते पादपों से पीट उत्पन्न होता है। पीट कोयला कैसे उत्पन्न होता है? जो दलदली क्षेत्र में पौधे होते हैं, उन पादपों के, उन पौधों के क्षय होने से, उन पौधों के हजारों वर्षों तक सड़ने से उनसे क्या होता है? पीट उत्पन्न होता है, जिसमें कम कार्बन होता है। पीट कोयला में कम कार्बन, नमी की उच्च मात्रा होती है क्योंकि दलदली क्षेत्रों में होता है, और निम्न ताप क्षमता होती है, ताप क्षमता भी निम्न होती है। ठीक है, लिग्नाइट दूसरा प्रकार है। लिग्नाइट यह एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। भूरा कोयला होता है लिग्नाइट, और निम्न कोटि का होता है जो कि मुलायम होने के साथ साथ अधिक नमी युक्त भी होता है। मुलायम होता है और अधिक नमी युक्त भी होता है। भाई साहब आ जाओ, कोयला खाने, यह है कोयला की खदानें। ठीक है, जो काले रंग का त्रिकोण आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखें सिंगरौली मध्य प्रदेश में स्थित, ये देखें भाई बोकारो, झरिया, रानीगंज झारखंड में, कोरबा छत्तीसगढ़ में, तलचर, ये सब क्या है? सिंगरैनी, और ये क्या लिखा है? नेवेली। ये सब क्या है? कोल माइंस है, कोयला की खदानें हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखें असम के साइड, पूर्वी भारत की बात करें तो यहाँ पे देखें मेकुम, बंजी, ये सब क्या है? कोयला क्षेत्र है, प्रमुख कोयला क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। दो प्रकार अपन जान चुके, पीट और लिग्नाइट। आगे देखें बिटुमिनस, तीसरा प्रकार है कोयले का, तीसरा रूप है बिटुमिनस। ठीक है, तो गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को, सबसे ज्यादा गहराई में दबा रहता है, तो गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित होता है। गहराई से दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को क्या कहा जाता है? बिटुमिनस कोयले का निर्माण होता है, और वाणिज्यिक प्रयोग में इसका प्रयोग अधिक होता है, यानी कि व्यापार में बिटुमिनस कोयला का प्रयोग अधिक होता है। ठीक है, तीन प्रकार हो गए, पीट, लिग्नाइट और बिटुमिनस। अब जाते हैं अपन अपने चौथे प्रकार की तरफ, जो कि है एंथ्रासाइट। कौन सा है? एंथ्रासाइट। किसे कहते हैं एंथ्रासाइट? यह सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। एंथ्रासाइट किस प्रकार का है? सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। और भारत में कोयला गोंडवाना और टर्शियरी निक्षेप में पाया जाता है। भारत में कोयला कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना और टर्सरी निक्षेप, यानी कि गोंडवाना और टर्सरी युग की चट्टानों में भारत में कोयला पाया जाता है। इस तरीके से चार रूप देखे अपन ने, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट, जिसमें पीट सबसे निम्न कोटि का, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद बिटुमिनस, और सबसे उच्च कोटि का होता है कौन सा? एंथ्रासाइट होता है। क्लियर? तो ये बात हो गई अपनी कोयला की। फिर देखें गोंडवाना कोयला, गोंडवाना और टर्सरी की बात हुई थी अपनी। ठीक है, तो गोंडवाना कोयला जो धातु शोधन कोयला है, उसके प्रमुख संसाधन है। देखें भाई, दामोदर घाटी, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाने वाला कोयला दामोदर घाटी में पाया जाता है, जो कि पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में है। पश्चिम बंगाल और झारखंड में है। झरिया, रानीगंज और बोकारो, झरिया, रानीगंज, बोकारो। ठीक है, फिर देखें गोदावरी, महानदी, सोन तथा वर्धा नदी घाटी। ठीक है, फिर देखें टर्सियरी कोयला क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों में, ये देखें टर्सियरी कोयला क्षेत्र, गोंडवाना और टर्सियरी की बात हुई थी, गोंडवाना ये अपना इधर हो गया। टर्सरी कोयला क्षेत्र की बात करें तो उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय, असम, अरुणाचल और नागालैंड, यहां पर ठीक है पाया जाता है।
तो ये हो गई भाई गोंडवाना और टर्सरी दोनों क्रम की चट्टानों में पाया जाने वाला कोयला। अब बात करेंगे अगले ऊर्जा के संसाधन यानी कि पेट्रोलियम की। ऊर्जा के परंपरागत संसाधन में अगली बात करेंगे हम पेट्रोलियम की। तो पेट्रोलियम क्या है भाई? यह ताप व प्रकाश के लिए ईंधन, पेट्रोलियम ताप व प्रकाश के लिए जो है ईंधन, मशीनों को स्नेहक और अनेक विनिर्माण उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है पेट्रोलियम। उसके बाद तेल शोधनशालाओं की बात करें हम तो संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक तथा असंख्य रासायनिक उद्योगों में एक नोडीय बिंदु का काम करती हैं। उसके बाद देखें तो भारत में कुल पेट्रोलियम उत्पादन का 63% भाग मुंबई हाई से, क्या बात कही गई है? भारत में कुल पेट्रोलियम उत्पादन का 63% भाग जो है मुंबई हाई से प्राप्त होता है, 18% गुजरात से प्राप्त होता है और 16% कहां से प्राप्त होता है? 16% असम से प्राप्त होता है पेट्रोलियम का। ठीक है, तो ये बात हो गई भाई पेट्रोलियम की। उसके बाद देखें प्राकृतिक गैस की बात करें, प्राकृतिक गैस की बात करें तो देखें इसे ऊर्जा के एक साधन के रूप में, प्राकृतिक गैस को ऊर्जा के एक साधन के रूप में तथा पेट्रो रसायन के औद्योगिक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस को ऊर्जा के एक साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा पेट्रो रसायन के औद्योगिक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखें कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण, ध्यान से सुनिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूल माना जाता है। और कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन, कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन प्राकृतिक गैस कहां पाई जाती है? कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन मुंबई हाई और सानिध्य क्षेत्र और खंबात की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के जो है विशाल भंडार पाए जाते हैं। ये बात हो गई अपनी भाई प्राकृतिक गैस की। कहां कहां? अंडमान निकोबार क्षेत्र, यहाँ पे आप देखें ये दिख रहा है भाई अंडमान निकोबार क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद मुंबई हाई, मुंबई हाई में पाया जाता है कोयला, सॉरी कोयला नहीं, पेट्रोलियम। और उसके बाद हम बात करें कौन सा क्षेत्र था अपना? कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन। यहां से अपना कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन इस तरीके से चालू होता है, यहां पे पाया जाता है। और भाई खंबात की खाड़ी में पाया जाता है और इस तरीके से। हाँ भाई एक और चीज, ये अपना अंडमान निकोबार अपन ने देख लिया है। इन क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस का भंडार पाया जाता है। उसके बाद देखें विद्युत की बात करें, विद्युत की बात करें तो आधुनिक विश्व में विद्युत के अनुप्रयोग बहुत ज्यादा विस्तृत हैं। जी हाँ, उद्योग की बात हो रही है, ठीक है, विद्युत की बात हो रही है कि आधुनिक विश्व में विद्युत के अनुप्रयोग बहुत ज्यादा विस्तृत है, यानी कि विद्युत का बहुत ज्यादा क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाता है। और विद्युत यानी कि बिजली की बात हो रही है। विद्युत कितने प्रकार से उत्पन्न की जाती है? विद्युत जो है 2 प्रकार से उत्पन्न की जाती है। पहला प्रकार क्या है विद्युत का या बिजली उत्पादन का? वो इस प्रकार से है कि प्रवाही जल से जो हाइड्रो टरबाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न करी जाती है। प्रवाही जल यानी कि बहते हुए जल से, प्रवाही जल यानी कि बहता हुआ जल, तो बहते हुए जल से हाइड्रो टरबाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न करी जाती है। और अन्य ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस को जलाने से टरबाइन चलाकर ताप विद्युत उत्पन्न करी जाती है। ये हो गई भाई जल विद्युत का उत्पादन बहते हुए जल से हाइड्रो टरबाइन चलाकर होगा। ठीक है, और कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से किसका निर्माण होगा? ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है टरबाइन चलाकर ही। ठीक है, तो विद्युत की बात हो गई अपनी। उसके बाद देखें तेज बहते जल से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। ठीक है, 2 प्रकार पड़े अपन ने, ताप विद्युत, जल विद्युत। तो तेज बहते जल से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। यह एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। और जल विद्युत जो है, क्योंकि जल भाई कभी खत्म नहीं होगा, उससे विद्युत उत्पादन करना भाई आसान है, पन बिजली जिसे कहते हैं। और भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करती हैं, जैसे कि भाखड़ा नागल कहाँ है? सतलज नदी पर, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन और कोपली हाइडल परियोजना, ये सब विद्युत का उत्पादन करती हैं पन बिजली का।
ठीक है, पानी से बिजली का। फिर ताप विद्युत की बात करें तो ताप विद्युत कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न की जाती है। और ताप विद्युत अनवीकरणीय योग्य जीवाश्मी ईंधन का प्रयोग करके की जाती है, क्योंकि कोयला भी खत्म हो जाता है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस सब अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, तो ताप विद्युत गृह अनवीकरणीय योग्य जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करके विद्युत को उत्पन्न करते हैं। तो ये बात हो गई अपनी ताप विद्युत और जल विद्युत की। उसके बाद अपन बात करेंगे परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा की। तो क्या है भाई परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा? यह ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त की जाती है। कैसे? अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त होती है परमाणु ऊर्जा। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? तो इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है, परमाणु ऊर्जा का उपयोग। उसके बाद देखें यूरेनियम, थोरियम, जो झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में पाए जाते हैं। दो तत्वों के नाम आपको याद रखना है, यूरेनियम और थोरियम। तो यूरेनियम और थोरियम जो झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में पाए जाते हैं, जिसका प्रयोग परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। तो परमाणु और आणविक ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है? यूरेनियम और थोरियम से। ठीक है, जो कि कहां पाए जाते हैं? झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में पाए जाते हैं। और केरल में मिलने वाला मोनाजाइट रेत में भी थोरियम की मात्रा पाई जाती है। भाई थोरियम भारत में सबसे ज्यादा कहां पाया जाता? केरल में। ठीक है, थोरियम कहां पाया जाता? केरल में। किसमें? मोनाजाइट रेत में। थोरियम का है इसका मोनाजाइट। ठीक है तो ये बात हो गई परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा की, जो कि थोरियम और यूरेनियम से प्राप्त करी जाती है। चलिए अब चलते हैं अपन आगे। अब देखें भाई सौर ऊर्जा के बारे में जाने। सौर ऊर्जा के बारे में हम सभी जानते हैं, कई बार पढ़ा है, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। क्या सूर्य कभी ऊर्जा देना बंद कर देगा? नहीं। तो सौर ऊर्जा इस तरीके से नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, यानी कि वे संसाधन जिनसे बार बार ऊर्जा की प्राप्ति होती रहती है, जो संसाधन कभी ना खत्म होने वाले संसाधन होते हैं। तो भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, इसीलिए यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावना है। उष्णकटिबंधीय देश है, यानी कि सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है भारत पर, इसीलिए यहाँ हमेशा सूर्य के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी और होती रहती, यानी कि वर्ष भर भारत में सूर्य की ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। इस वजह से कहा गया है कि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश होने के नाते यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। फिर देखें फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। अब सौर ऊर्जा का उपयोग कैसे करेगा, यानी कि सूर्य से बिजली कैसे बनेगी? फोटोवोल्टाइक टेक्निक या फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी के द्वारा धूप को सीधे विद्युत में यानी कि बिजली में परिवर्तित किया जाता है। उसके बाद देखें भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। ज्यादातर भारत के ग्रामीण इलाकों में और सुदूर क्षेत्रों में जहां पर बिजली की पहुंच आसान नहीं है, लेकिन सूरज की पहुंच तो आसान है, इसलिए इन क्षेत्रों में सूर्य से ऊर्जा यानी कि सूर्य से बिजली बनाने का काम तेजी से चल रहा है। तो भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है, जिसके प्रयोग से ग्रामीण घरों में उपलों तथा लकड़ी पर निर्भरता, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, ईंधन के लिए, खाना बनाने के लिए जलाऊ लकड़ी और उपले यानी कि गोबर के कंडों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब वर्तमान में सौर ऊर्जा की उपलब्धता को देखते हुए, सौर ऊर्जा के बढ़ते प्रचलन को देखते हुए कि सूर्य की ऊर्जा से भी बिजली बनाई जा सकती है, तो अब ग्रामीण क्षेत्रों में जलाऊ लकड़ी और उपले यानी कि गोबर के कंडों का प्रयोग बहुत कम होने लगा है। तो भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है, जिसके प्रयोग से ग्रामीण घरों में उपलों तथा लकड़ी पर निर्भरता को न्यूनतम करने में सहायता मिलती है, जो पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा और कृषि में भी खाद्य की आपूर्ति होती रहेगी। क्लियर हो गई बात। अब सौर ऊर्जा के द्वारा कृषि में खाद्य की आपूर्ति से क्या मतलब है भाई, सौर ऊर्जा के द्वारा जो बिजली बनेगी उसी बिजली के प्रयोग से जो है सिंचाई संबंधी आवश्यकताएं पूरी करी जाएंगी। क्लियर हो गई बात।
तो ये बात हो गई भाई साहब आपकी सौर ऊर्जा की। उसके बाद हम बात करेंगे पवन ऊर्जा, यानी कि हवा से मिलने वाली ऊर्जा। हवा से भी, पवन ऊर्जा से भी विद्युत यानी कि बिजली का निर्माण किया जाता है। पवन ऊर्जा की बात करें तो भारत विश्व में पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है। पवन ऊर्जा की बात हो रही है, भारत विश्व में पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त देश है। उसके बाद देखें तो भारत में पवन ऊर्जा फार्म के विशालतम पेटी तमिलनाडु में पाई जाती है। पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी भारत में कहां पाई जाती है? तमिलनाडु में, नागरकोइल से मदुरई तक। तमिलनाडु का स्थान है नागरकोइल और मदुरई। तो असीम संभावनाएं भारत में पवन ऊर्जा की कहां देखी जाती हैं? तमिलनाडु के नागरकोइल से मदुरई तक देखी जाती हैं। उसके बाद देखें, इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र तथा लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फार्म है। कहां कहां है पवन ऊर्जा के फार्म? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र तथा लक्षद्वीप में भी पवन ऊर्जा फार्म है। नागरकोइल और जैसलमेर में, नागरकोइल आंध्र प्रदेश के नागरकोइल में, तमिलनाडु के नागरकोइल में और जैसलमेर राजस्थान के जैसलमेर में देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग जो है किए जाते हैं। तो ये बात हो गई पवन ऊर्जा की, यानी कि हवा से बनने वाली बिजली की। तो पवन भी क्या है? पवन ऊर्जा भी क्या है? पवन ऊर्जा भी नवीकरणीय संसाधन है जो कभी खत्म नहीं होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे बायोगैस की। तो ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपभोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। बायोगैस का निर्माण कैसे होता है? देखें भाई, ग्रामीण इलाकों में जो झाड़ियां हैं, कृषि अपशिष्ट हैं, पशुओं और मानव जनित जो अपशिष्ट हैं, उनके उपयोग से घरेलू उपभोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। यहाँ पे देखें, एक गड्ढा बनाया गया है जिसमें सारे वेस्टेज जो हैं भर दिए गए हैं। उन वेस्टेज से बायोगैस निर्मित होती है और उसका उपयोग किया जाता है। फिर देखें, दूसरा पॉइंट देखें, पशुओं का गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र ग्रामीण भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से जाने जाते हैं। गोबर गैस प्लांट भी बनाया गया है। उसके बाद बायोगैस किसानों को दो प्रकार से लाभान्वित करते हैं। बायोगैस से किसानों को दो प्रकार के लाभ मिलते हैं, जैसे कि एक ऊर्जा के रूप में और दूसरा उन्नत प्रकार के उर्वरक के रूप में। पहली बात क्या है? एक ऊर्जा के रूप में बायोगैस किसानों को दो प्रकार से लाभान्वित करता है। बायोगैस से किसानों को एक तो ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है और दूसरी बात, उन्नत प्रकार के उर्वरक भी किसानों को प्राप्त हो रहे हैं। किससे? बायोगैस से। अब देखें आगे। अब हम बात करेंगे ज्वारीय ऊर्जा की। ज्वारीय ऊर्जा, जी हाँ, महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा कहां से प्राप्त होगी? महासागरों में जो तरंगें उत्पन्न होती हैं। ज्वार और भाटा, ज्वार भाटा का नाम तो आपने सुना होगा, ठीक है। तो जब ज्वार भाटा उठता है तो उसके माध्यम से जो तरंगें उत्पन्न होती हैं महासागरों में, तो महासागरीय तरंगों से ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो महासागरीय तरंगों का प्रयोग बिजली उत्पादन में किया जा सकता है। कैसे? भारत में खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और पश्चिमी तट पर गुजरात में और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन क्षेत्र में गंगा के डेल्टा में ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं उपस्थित है। भारत में किन किन क्षेत्रों से ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है? खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, पश्चिमी तट पर गुजरात में और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन क्षेत्र में गंगा के डेल्टा में ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की आवश्यक दशाएं उपस्थित हैं। तो ये बात हो गई अपनी ज्वारीय ऊर्जा के बारे में। आगे देखें, भूतापीय ऊर्जा के बारे में जानें। भूतापीय ऊर्जा, तो पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर भूतापीय ऊर्जा, पृथ्वी के ताप से प्राप्त ऊर्जा, तो पृथ्वी के आंतरिक भागों से यानी कि जमीन के नीचे से पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली ऊर्जा को या विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। फिर देखें, जहां भी भूतापीय प्रवणता अधिक होती है, जहां भी भूतापीय प्रवणता, तापीय प्रवणता कई बार पढ़ाया है, तापीय प्रवणता यानी कि ताप परिवर्तित होने की दर,
टेम्परेचर चेंज होने का जो रेट होता है उसे ताप प्रवणता कहते हैं। तो यहाँ पर बात करी गई है भूतापीय प्रवणता की, यानी कि भूमिगत ताप में जहां पर परिवर्तन ज्यादा होता है, जहां भी भूतापीय प्रवणता अधिक होती है वहां उथली गहराइयों पर भी अधिक तापमान पाया जाता है और भूतापीय ऊर्जा के उत्पादन का क्षेत्र वो सबसे बेहतर होता है। उसके बाद देखें, यह इतना तप्त हो जाता है यह भाग इतना तप्त यानी कि गर्म हो जाता है कि यह पृथ्वी की सतह की ओर उठता है तो यह भाप में परिवर्तित हो जाता है। गर्मी यानी कि जमीन के नीचे का जो तापमान जहां पर भूतापीय प्रवणता अधिक होती है, जब यह ऊपर की ओर उठता है तो यह पृथ्वी पर यानी कि पृथ्वी की जो धरातल है, जमीन है, उस पर भाप के रूप में ऊपर उठता है और ऊर्जा का निर्माण होता है और इसी भाप का प्रयोग करके टरबाइन को चलने और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। क्लियर हो गई ये बात? तो ये बात हो गई अपनी भूतापीय ऊर्जा की कि भूतापीय ऊर्जा हमें किस तरीके से प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा जान ली अपन ने, परमाणु ऊर्जा जान ली, बायोगैस जान ली, ज्वारीय ऊर्जा जान ली और भूतापीय ऊर्जा जान ली। देखें अब भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में 2 प्रायोगिक परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। भूतापीय ऊर्जा के प्रयोग के लिए 2 परियोजनाएं या 2 प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो है भाई हिमाचल प्रदेश में कौन सा स्थान है? हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण के निकट पार्वती घाटी। याद रखना, यहीं से सवाल आ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण के निकट है पार्वती घाटी जहां से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है और दूसरा है पूगा घाटी लद्दाख में। कौन सी घाटी? पूगा घाटी लद्दाख में स्थित है जहां से भूतापीय ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। अब देखें, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, हम सभी जानते हैं। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, हम सभी जानते हैं, क्योंकि बिना ऊर्जा के, बिना बिजली के क्या ही होगा। ठीक है, कल्पना करें, आप इमेजिन करें कि जहां पे बिजली हो ही ना और कई दिन तक ना, उस क्षेत्र का क्या हाल होगा। या अपन को जो है एकदम बिजली में रहने की आदत हो गई, हर समय आपको लाइट चाहिए, एक दिन के लिए भी अगर लाइट चली जाती है तो पूरा काम रुक जाएगा, ऊर्जा के समस्त संसाधन आपको ना मिले तो पूरा काम आपका रुक जाएगा। यानी कि आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ऊर्जा के विकास के सतत पोषणीय मार्ग के विकसित करने की तुरंत आवश्यकता है। फिर से यहाँ पे बात आ गई भाई सतत पोषणीय विकास की। सतत पोषणीय विकास या सतत धारणीय विकास किसे कहा जाता है? सतत पोषणीय विकास या सतत धारणीय विकास उसे कहा जाता है जब हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कुछ इस तरीके से करें कि हम इस संसाधनों का उपयोग अच्छे से कर पाएं, साथ ही साथ हमारी आगे आने वाली जो जनरेशन है, हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ी है, वो भी संसाधनों का प्रयोग अच्छे से कर पाए और हम आगे आने वाली जनरेशन को ऐसी शिक्षा दें, ऐसी एजुकेशन दें कि वो भी प्राकृतिक संसाधनों को बचाते हुए अपनी आगे आने वाली जनरेशन को जो है प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करना सिखाए और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करे। तो ये बात हो गई किस चीज की? सतत पोषणीय विकास या सतत धारणीय विकास की। तो ऊर्जा के विकास के सतत पोषणीय मार्ग के विकसित करने की हमें तुरंत आवश्यकता है, ताकि वर्तमान में तो हम ऊर्जा का उपभोग करें ही, साथ ही साथ संसाधन इतने बचे रहें, ऊर्जा संसाधन इतने बचे रहें कि आगे आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित रूप से उन संसाधनों का उपयोग करे और आगे भी वो संसाधन सुरक्षित रहें, यानी कि संसाधनों का अनावश्यक उपयोग ना किया जाए। उसके बाद देखें, ऊर्जा के विकास के सतत पोषणीय मार्ग को विकसित करने के 2 तरीके हैं। कौन से 2 तरीके हैं जिससे ऊर्जा का संरक्षण किया जा सकता है? पहला तरीका है ऊर्जा संरक्षण की प्रोन्नति। पहला क्या है? ऊर्जा संरक्षण की प्रोन्नति, यानी कि ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा दिया जाए। और दूसरा क्या है? दूसरा है नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का बढ़ता प्रयोग। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग करें, जैसे कि सौर ऊर्जा का, पवन ऊर्जा का, ज्वारीय ऊर्जा का, भूतापीय ऊर्जा का, बायोगैस का, इनका प्रयोग करें। ठीक है, तो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग हम करें तो इस तरीके से हम ऊर्जा के संसाधनों को बचा के रख सकते हैं। अब देखें, इस दिशा में कुछ कदम भी उठाए गए हैं।
कि ऊर्जा के सतत पोषणीय विकास को हम कैसे आगे बढ़ा पाएं। तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं उसको भी जान लेते हैं। तो देखें, यातायात के लिए निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करें। अब आज आप देखें तो हर व्यक्ति के पास आपको जो है खुद का पर्सनल व्हीकल मिलेगा, खुद का पर्सनल वाहन मिलेगा। कारों की संख्या इतनी मात्रा में बढ़ गई है कि ट्रैफिक बढ़ गया है, रोडों पे लोगों को निकलने के लिए जगह नहीं है। एक कार में एक ही व्यक्ति बैठा है, अगर उसकी जगह सार्वजनिक वाहन का प्रयोग किया जाए, जैसे कि जो आपकी सिटी बस होती है उनका प्रयोग किया जाए, ट्रेन का प्रयोग किया जाए, तो एक ट्रेन में या एक ही बस में कितने सारे व्यक्ति बनेंगे, ठीक, और कितनी कम ऊर्जा की खपत होगी। बात आ रही है समझ में, प्रदूषण भी कम होगा। तो यातायात के निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहन का प्रयोग किया जाए। दूसरी बात करें तो प्रयोग ना होने पर बिजली बंद कर दो। भाई अपन लाइट खुली छोड़ देते हैं, पंखा खुला छोड़ देते हैं। जब अगर आवश्यकता नहीं है आपको, आप उस जगह से उठ चुके हैं, वहां कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है, तो भाई लाइट पंखा आप बंद कर दें, यानी कि प्रयोग ना होने पर आप बिजली बंद कर दें, ठीक है। उसके बाद बचत करने वाले विद्युत उपकरणों का प्रयोग किया जाए। बचत करने वाले विद्युत उपकरण, ऐसे विद्युत उपकरणों का प्रयोग करें जिनमें कम बिजली की खपत होती हो, ठीक है। उसके बाद देखें, गैर पारंपरिक ऊर्जा साधनों का प्रयोग किया जाए। गैर पारंपरिक यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, जिनको एक बार प्रयोग करने के पश्चात बार बार पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है, ऐसे संसाधनों का प्रयोग किया जाए। तो कुछ इन तरीकों को अपना के अपन ऊर्जा के सतत पोषणीय विकास को जो है बढ़ा सकते हैं। चलिए तो आज का सेशन भाई साहब यहीं पर खत्म होता है। आज हमने जाना खनिज और ऊर्जा संसाधनों के बारे में। जी हाँ, आज हमने पूरा का पूरा खनिज और ऊर्जा संसाधनों का पूरा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन कर लिया है। उम्मीद है कि आपको सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और हाँ, खनिज और ऊर्जा संसाधनों का हमें किस तरीके से उपयोग करना है, ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। तो कोई भी चैप्टर जब आपको पढ़ाया जाता है, कोई भी लेसन आपको पढ़ाया जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ाया जाता। हर चीज में एक शिक्षा होती है। तो इस चैप्टर से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीख मिलती है कि जितने भी संसाधन प्रकृति ने हमें दिए हैं और सुंदर रूप से हमें दिए हैं, भरपूर दिए हैं, लेकिन हम प्रकृति का दोहन करते जा रहे हैं। तो ये तो गलत बात है कि अपन को चीजें मुफ्त में मिल रही हैं तो अपन अनाप शनाप तरीके से उनको खर्च करते जाओ, ऐसा नहीं करना है। अपन को हर संसाधन का प्रयोग करने में, हर एक रिसोर्स का प्रयोग करने में जो है सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को अपनाना है, यानी कि संसाधनों का सीमित मात्रा में प्रयोग करना है, ताकि हम तो यूज करें ही, साथ ही साथ हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो जनरेशंस हैं, वो भी उन संसाधनों का उपयोग कर पाएं। और दूसरी सीख हमें मिलती है कि हम ज्यादा से ज्यादा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग करें, बिजली की बचत करें, निजी वाहनों के स्थान पर सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करें। इस तरीके से हम ऊर्जा को बचा सकते हैं, पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण को भी बचा सकते हैं। तो आज का अपना खनिज और ऊर्जा संसाधन का सेशन जो है यहीं पर खत्म होता है। आज अपन ने एक कंप्लीट चैप्टर रिवीजन जो है खत्म कर लिया है। उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं तो सारे वीडियोस अवेलेबल हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर, एप्लीकेशन पर, वेबसाइट पर। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, वहां से आप दोनों चीजें अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपके लिए कुछ टॉप कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि CBSE इंग्लिश मीडियम, CBSE हिंदी मीडियम। 3 स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और MP बोर्ड। इसके अलावा कुछ स्पेशल कोर्सेज भी हमारे पास उपलब्ध हैं, जो कि है स्पोकन इंग्लिश, CVT, NTA, सिर ओलंपियाड। और इतने सारे टॉप कोर्सेज एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ एकदम फ्री में उपलब्ध है। जी हाँ, और मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है, तो आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम। तो आज के सेशन को आप सभी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और चैनल से जुड़ी सारी अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।